हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम साइंस एनसीईआरटी बुक से देखने वाले हैं। क्लास 7th में ये बुक चलती है साइंस की, और हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सारी प्रोसेसेस वगैरह के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब भी हम अपने जैसे किसी नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि जब हम किसी न्यू इंडिविजुअल को या उसके पेरेंट्स किसी न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें प्लांट्स के बारे में बात की गई है। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि कितने टाइप के मोड्स होते हैं जिससे प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि सारे प्लांट्स में, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में जो होता है वो रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। इन सबको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, अब जब प्लांट्स की एक प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर बियर करने लगते हैं, उनमें फ्लावर्स उगने लगते हैं, है ना। हमने देखा होगा मैंगो ट्री में भी पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद मैंगो आता है ना। ये फ्लावर जो है, इसी से हमें जूसी फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम एंजॉय करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, हम देखेंगे प्लांट्स में कि वेजिटेटिव पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक प्रॉपर ग्रोथ के बाद प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर बियर करने लगते हैं, और यही फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो फ्रूट्स है उसमें सीड्स होते हैं, फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसमें सीड्स होते हैं, और इन्हीं सीड्स से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर्स का क्या फंक्शन है प्लांट में, तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन करने के काम में आता है। तो जो फ्लावर है, फ्लावर जो प्लांट बियर करता है, वो प्लांट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट्स को। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो हमने अभी वेजिटेटिव पार्ट देखा था। वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या हुआ, जिसमें वेजिटेशन होता है, रूट्स हो गया आपका, स्टेम हो गया आपका, और लीव्स हो गया, ये सब वेजिटेटिव में आता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा आपका, फ्लावर्स आएगा। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट भी हो सकता है या फीमेल पार्ट हो सकता है, या दोनों ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हो सकते हैं। सपोज करो ये एक फ्लावर है, तो या तो इसमें मेल पार्ट होगा, या फिर फीमेल पार्ट होगा, या फिर ये दोनों ही होगा। ठीक है, तो दोनों भी हो सकता है फ्लावर में। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि प्लांट्स जो है वो न्यू प्लांट्स को जन्म देता है। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक को एसेक्सुअल कहते हैं और दूसरे को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो पहला हो गया एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो नए प्लांट्स का जन्म बिना सीड्स के दे सकते हैं। यहाँ पे विदाउट सीड होगा, बिना सीड के दूसरे प्लांट को जन्म दे सकते हैं ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सीड्स के मदद से नए प्लांट्स का जन्म होता है। आई होप आपको क्लियर है सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सीड्स की ज़रूरत होती है, सेक्सुअल में सीड्स की ज़रूरत होती है, और एसेक्सुअल में आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी बिना सीड वाला रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो नए प्लांट्स हैं वो या तो रूट, स्टेम, लीव्स या कलियों से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है प्लांट्स का, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीजें, है ना। तो जब नए प्लांट्स इनमें से किसी एक एरिया से निकलेंगे, इनमें से किसी एक की वजह से निकलेंगे, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है।
इसमें बिना सीड के हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो बिना सीड के हो रहा है, तो जब सीड नहीं है यानी कि फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो किससे होगा रिप्रोडक्शन? रूट से होगा, स्टेम से होगा, लीफ से होगा, या फिर बड से होगा, है ना। तो जब हमारे वेजिटेटिव पार्ट से ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, नए प्लांट का जन्म होता है, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। जैसे आपको एक रोज प्लांट लेना है। रोज प्लांट को सपोज करो ये रोज है ना, ये प्लांट है, तो आपको इसके स्टेम से इसको काटना है, क्योंकि रोज प्लांट स्टेम कटिंग से नया प्लांट बन जाता है, उसमें सीड की जरूरत नहीं होती है। तो आपको उसके स्टेम को काटना है, ठीक है। ये जो ब्रांच होगा, ये जो पीस आपके हाथ में है, इसको हम कहेंगे कटिंग, ठीक है। ये जो पार्ट होगा इसको हम कहेंगे कटिंग, क्योंकि आपने इसको कट किया है। और ये जो कटिंग है इसको हम मिट्टी में लगा देंगे। सही मिट्टी होना चाहिए जिसमें प्रॉपर सारी चीजें हों, उस मिट्टी में हम इसको लगा देंगे, ठीक है। तो जो पार्ट, जो स्टेम या ब्रांच इसमें सॉइल में आपने डाला है, इसमें एक नोड होगा, ठीक है। इस नोड से कोई लीफ निकलेगा। जब इसको प्रॉपर एयर, वाटर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जो नोड होगा उस नोड से आपकी लीव्स निकलेंगी, ठीक है। अब इस कटिंग को आपको हर दिन पानी देना है और इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। और आपने क्या देखा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आप ऐसा सेम चीज आलू के साथ भी कर सकते हो, पोटैटो के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन प्लांट्स को एक बार ऑब्जर्व करना और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना अगर आप इसको करते हो तो। आप ये मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। मनी प्लांट तो बहुत लोगों ने लगाया होगा स्टेम कटिंग के थ्रू, उसमें रूट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी सीड की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मल मनी प्लांट के पत्ते को भी अगर पानी के जार में डाल देते हैं, उसको अगर प्रॉपर सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो ग्रो करने लगता है। तो ये देखो, तो ये जो है, ये हमने रोज़ का एक छोटा सा ब्रांच लिया था, छोटा सा पार्ट लिया था। इससे आपका ये जो है ये नोड कहलाएगा और यहाँ पे आपकी पत्तियाँ नई निकलने लगेंगी और यहाँ पे एक कली भी निकल जाएगा, तो वो कली को हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पोटैटो वाले में क्या होता है, पोटैटो में ना आई होता है, आँख कहते हैं हम, पोटैटो की आँख कहते हैं, ठीक है। और ये जो आई है उसको हम बरी कर देते हैं सॉइल में, वाटर में, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, और इसकी प्रोग्रेस को देखते हैं। तो पोटैटो जो है ना इस तरीके से इसमें निकलने लग जाता है। ये जो इनकी आंखें हैं ना, पोटैटो की जो आईज हैं, ये इनको आईज कहते हैं। इससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखता है और इससे एक नए प्लांट का जन्म होता है। आप ऐसा सेम काम जिंजर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो फ्लावर है, जो फ्लावर बड्स हैं, जो कलियां होती है, सपोज ये कली है, इस कली से नए फ्लावर को बनते हुए देखा होगा, ठीक है। ऐसा रोज़ में भी आपने देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हमें रोज़ अपने छोटे से गार्डन में या फिर कहीं और आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्ड्स होते हैं इनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे निकली है, ये लीफ, स्टेम, रूट, इन सब एरिया से निकली है, तो इसलिए हम इनको वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड है इसमें क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम विथ अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। तो ये बर्ड होगा, ठीक है, और इसके अराउंड आपकी लीव्स होंगी, ठीक है, जो साथ में इसके ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अभी ये भी बच्चे हैं, तो इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव बर्ड हैं ये नए प्लांट्स को जन्म देंगे। ये आप रोज़ के प्लांट में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ये रोज़ का प्लांट है, यहाँ पे ये पत्तियाँ हैं, ये भी साथ में ग्रो कर रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और इसके बीच में यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रहा है। ये बर्ड जो है ये नए फ्लावर में इसका जन्म होगा या फिर ये नया प्लांट बनाएगी, ठीक है। अब पोटैटो वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप उसकी आईज को चेक करना, जिंजर का आप देख सकते हो, या फिर जो हल्दी होती है, हल्दी को भी आप ऐसे ग्रो करा सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये ब्रायोफिलियम का बड है, जिसमें कि आप नए नए जो लीव्स हैं ये आप देख सकते हो। यहाँ पे न्यू प्लांट्स इसके लीव्स से ही निकल रहा है, तो ये भी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अच्छा, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे उनके रूट से नए प्लांट्स निकलते हैं। हमने लीफ से देख लिया, बड से देख लिया, है ना, तो रूट से भी हमें नए प्लांट्स मिलते हैं। स्टेम से देख लिया, तो यहाँ पे हम रूट्स की बात कर रहे हैं। अब स्वीट पोटैटो आपने सुना होगा, स्वीट पोटैटो जो आप खाते हो, या फिर डालिया का आप एग्जांपल ले लो, ये इसके रूट से नए प्लांट्स का जन्म होता है, ठीक है। अब प्लांट्स जैसे कैक्टस ले लो आप, ठीक है, वो भी नए प्लांट्स का जन्म उससे होता है, ठीक है। अगर उसके जो पार्ट्स हैं वो उससे डिटैच हो जाए तो हर डिटैच पार्ट एक नया प्लांट बन सकता है। सपोज करो ये मेरा एक कैक्टस था, ठीक है, ये मेरा एक कैक्टस था। मान लो मैंने ये पार्ट इसका निकाल दिया, ये वाला पार्ट मैंने निकाल करके अलग से इसको मिट्टी में लगा दिया। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक अलग ही नया प्लांट बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको भी निकाल करके अलग से मिट्टी में बना दिया, तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। तो हर जितना भी डिटैच पार्ट है वो हर पार्ट से एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये कैक्टस के साथ है। अब जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पैदा होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पैदा होते हैं, यानी कि स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, रूट्स, इन सब से पैदा होते हैं बिना सीड्स के, वो उनको टाइम बहुत कम लगता है ग्रो करने के लिए और फ्लावर उनमें आने के लिए या फिर फ्रूट्स आने में, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और इनमें बहुत ही जल्दी फ्लावर्स लग जाते हैं, फ्रूट्स लग जाते हैं, क्योंकि और ये जो सीड्स वाले प्लांट होते हैं ना, जिनको हम सीड से ग्रो कराते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है एज कम्पेयर टू ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले प्लांट्स। उसके बाद जो न्यू प्लांट्स होंगे वो अपने पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। इन प्लांट्स का कौन पेरेंट है? एक ही तो ये है ना। ये सपोज कैक्टस है, तो इसका जो न्यू प्लांट होगा ये भी तो कैक्टस बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा ना, क्योंकि इसमें जो पेरेंट है वो सिर्फ एक ही है, दो पेरेंट नहीं है। दो पेरेंट होने पे ना थोड़ा बहुत अलग, थोड़ा सा इस पेरेंट का आ जाता है क्वालिटी, थोड़ा इस पेरेंट का। अब आप अपने आप को ही देख लो, आपके मम्मी पापा का दोनों फीचर आपने लिया होगा, या मम्मी का ज़्यादा लिया होगा, पापा का थोड़ा कम लिया होगा, लेकिन लिया होगा दोनों का आपने, है ना, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, ये जो कैक्टस था ये सिंगल पेरेंट है, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये जो कैक्टस होगा, जो इसका बच्चा वाला कैक्टस होगा, इस बच्चे वाले कैक्टस की शक्ल बिल्कुल इस पेरेंट कैक्टस से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बडिंग देखते हैं, बडिंग क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आई होप आपको समझ में आ गई है। अब आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा, आपने सुना होगा, क्योंकि हम ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यीस्ट जो होता है वो सिर्फ जो है वो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है और उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। और ये जब ग्रो करते हैं ना, तो बहुत ही छोटे छोटे से बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं। देखो आप इसमें, आप पहले पढ़ लो इसको। तो ये जो यीस्ट होते हैं, सपोज करो एक ब्रेड था, इसके ऊपर ईस्ट लग गया, ठीक है। अब ये जो है ना, कुछ ही घंटों में ये इतने सारे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ये, ठीक है। फिर कुछ घंटों बाद ये इतने हो जाएंगे, मतलब ये अपने जो नंबर को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं यीस्ट जो है, ठीक है। अगर उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट जहाँ पे वो लग गए हैं, वहाँ पे अगर उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट ग्रो करने के लिए मिल जाता है, तो वो बिल्कुल मल्टीप्लाई होते रहते हैं हर घंटे ही, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो यीस्ट होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसमें सिंगल सेल होता है। ये सपोज यीस्ट है तो इसमें एक ही सेल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने कभी ना कभी केक खाया होगा, ठीक है। अब आप कभी एक पीस ले लो यीस्ट केक का, या फिर किसी बेकरी शॉप से या केमिस्ट के शॉप से यीस्ट का पाउडर ले लो, ठीक है। अब उसमें से थोड़ा सा पिंच ऑफ यीस्ट क्या करो, आप एक कंटेनर में रख दो जहाँ पे थोड़ा सा वाटर है,
पानी है उस कंटेनर में आप ईस्ट को रख दो, ठीक है, और 1 चम्मच चीनी उसमें डाल के उसको डिसॉल्व कर दो, ठीक है, और थोड़े से मतलब वार्म रूम में उसको रख देना। 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली बाद आप क्या देखो, इसमें क्या करोगे आप, ये क्या करोगे, जो लिक्विड है उसको ग्लास स्लाइड पे रखना, जो माइक्रोस्कोप में आता है ना ग्लास स्लाइड, उस पे रखना और ऑब्जर्व करना कि आपने क्या देखा। तो इसमें नए नए यीस्ट सेल्स जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। सपोज करो ये जो था ये यीस्ट सेल था, ठीक है, ये आपने पानी में डाला और चीनी डाल दिया, उसके बाद ये ऐसा हो जाएंगे, इसमें बड निकलने लग जाएंगे। फिर ये देखो यहाँ पे नया बड निकल चुका है और यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड्स है। मतलब ये यीस्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, नए ऑफस्प्रिंग का जन्म ये बडिंग के थ्रू दे रहा है, ठीक है, यहाँ नए नए बर्ड्स निकल रहे हैं। तो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बल्ब जैसा दिखता है जो यीस्ट सेल से निकलता है, ठीक है। जो बड है वो ग्रो करता है और अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नया ही यीस्ट सेल बनाता है। तो ये जो आपने यीस्ट सेल देखा था, इस पे एक बड देखा था, ये क्या होगा, टाइम के बाद ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और नया यीस्ट सेल बन जाएगा, ठीक है। जो ये नया यीस्ट सेल है ये ग्रो करता है, फिर मैच्योर हो जाता है और नए यीस्ट सेल्स को जन्म देता है। अब ये भी जो है ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये मान लो ये बन गया और उसके बाद इस पे भी नए बर्ड्स लगेंगे, इससे नया बर्ड भी डिटैच हो जाएगा, ये भी नए ईस्ट को जन्म देगा। तो ये क्या है, ये लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में आपको लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। तो आपने कभी ना कभी पॉन्ड्स वगैरह देखा होगा या कोई भी वाटर बॉडी देखी होगी जिसपे आपको बिल्कुल ही स्लाइमी ग्रीन कलर का पैच देखने को मिलता होगा, ठीक है। मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाती हूँ, आप उसके थ्रू समझना। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये किसी भी वाटर बॉडी पे आपने देखा होगा, ये ग्रीन कलर का ऐसा स्लाइमी सा आपको प्लांट देखने को मिलता होगा। तो इसको हम कहते हैं एल्गे। क्या कहते हैं, एल्गे, ओके। तो ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे भी पानी रुका हुआ हो, कोई भी वाटर बॉडी जो मूव ना कर रहे हो बहुत टाइम तक, वहाँ पे सपोज लेक है, पॉन्ड है, यहाँ पे पानी स्टैग्नेंट है, यहाँ से ना पानी बाहर जाता है ना यहाँ पे अंदर आता है, तो पानी यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल स्लाइमी सा होता है, जैसे स्लाइम से आप खेलते हो ना, उसी टाइप का होता है, ये पॉन्ड्स या वाटर बॉडीज में आपको मिलता है, इसको हम एल्गे कहते हैं। अगर ये प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिएंट्स इस एल्गे को मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस वाटर बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपने देखा था ना पिक्चर में, ये बिल्कुल कितना ज़्यादा मतलब अमाउंट में प्रेजेंट थे ये। तो ये पहले थोड़ा सा हुआ होगा, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिला तो ये और ज़्यादा बढ़ गया, फिर इसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिला, वाटर मिला तो ये और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे करते करते ये पूरे पॉन्ड या पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। आप वापस से पिक्चर देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल इसने पूरे पॉन्ड को ऑलमोस्ट कवर कर रखा है। आपको वाटर देखने को बहुत कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा आपको एल्गे देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये भी मल्टीप्लाई करता है, ये भी, इसका भी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत रैपिड होता है और ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। लास्ट केस में आपने यीस्ट में देखा था कि यीस्ट जो है बडिंग के थ्रू, यानी बड्स बना बना करके और नया यीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये मल्टीप्लाई करता है। सेम केस एल्गे के साथ भी है, ये भी मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से। किस प्रोसेस से, फ्रैगमेंटेशन, यानी फ्रैगमेंट्स में टूट टूट करके फ्रैगमेंट्स में ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जब टुकड़ों में ये टूट जाता है, इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये जो नया टूट टूट के ये जो हिस्सा बना है ना, हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया एल्गे बनाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और बहुत ही लार्ज एरिया को बहुत ही कम टाइम में ये कवर कर लेता है। सपोज करो मेरा ये जो था ये एल्गे था, ये एल्गे ना टूट टूट करके फ्रैगमेंट्स में ये एक अलग पार्ट बन गया, ये एक अलग पार्ट बन गया, ये एक अलग पार्ट बन गया, टूट टूट के बिल्कुल फ्रैगमेंट्स में ये पूरे पॉन्ड को या वाटर बॉडी को कवर कर लेता है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। ये देखो स्पाइरोगायरा एक टाइप का एल्गे होता है, ये इसका स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट गया तो ये 2 अलग अलग स्पाइरोगायरा बन गया, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप का एल्गे बन गया, ये पॉन्ड्स में कवर कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है,
अब आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह पे जो है वो फंगस लग जाता है, ठीक है। ये कैसे ग्रो करते हैं? ये स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। फंगस ब्रेड के पीस पे स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं, और ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि सपोज करो ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है, कैसे बताऊँ आपको, रुको एक सेकेंड बताती हूँ। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखा रहा है कि एक फंगस का ग्रोथ या रिप्रोडक्शन कैसे होता है स्पोर फॉर्मेशंस की वजह से। ये देखो, ये इसका हाइफा है, ठीक है, ये इसका हाइफा है, और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो स्पोर्स हैं, ये आपको ऐसे करके दिख रहा है, और ये स्पोर्स कहाँ जाएंगे? ये एयर में चले जाएंगे, ठीक है, और इसी से फिर फंगस का मल्टीप्लिकेशन होगा, फंगस और ज़्यादा बढ़ेंगे। ये एयर में चले जाएंगे क्योंकि ये लाइट है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस तक कवर कर सकते हैं। अब ये उड़ने लगेंगे ना, बिल्कुल कॉटन का कैसे होता है, कॉटन आपने देखा होगा बिल्कुल, तो वो लाइट होते हैं इसलिए एयर उनको अपने साथ लेकर के चला जाता है, और ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं। जब इनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ सही तरीके से मिलता है, तो ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करने लगता है, नए इंडिविजुअल में जर्मिनेट करने लगता है, और नए प्लांट्स इससे, जैसे कि मॉस हो गया, फर्न हो गया, ये सारी चीज़ें ये स्पोर के रिप्रोडक्शन के कारण होती है, ठीक है। ये स्पोर से हमें क्या क्या मिला? मॉस और फर्न्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज होती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि विदाउट सीड, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हर स्पोर जो है, ये जितने भी स्पोर हैं, ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट द्वारा कवर्ड रहते हैं, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी हो गया, इस टाइप के कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके, झेल सके, ठीक है, ये लंबे टाइम तक, ताकि जीवित रह सके। और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करने लगते हैं नए इंडिविजुअल में, और प्लांट जैसे कि मॉस और फर्न्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू? स्पोर्स के ही थ्रू, ठीक है। तो ये स्पोर्स इन सबको जन्म देने में हेल्प करता है। मैं आपको मॉस और फर्न्स दिखाती हूँ ये क्या होते हैं। तो ये जो आपके सामने पिक्चर में है, आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं, ये पेड़ों वेड़ों के पास आसपास लग जाते हैं, ये भी स्पोर्स के ही थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं मॉस, ठीक है। ये आप पिक्चर अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको फर्न्स दिखाती हूँ। आपके सामने ये फर्न्स है, ये बिल्कुल देखो ऐसे झाड़ियों की तरह कहीं पे भी उग जाते हैं, है ना, स्पोर्स के थ्रू इनका भी फॉर्मेशन होता है। इनको हम फर्न्स कहते हैं, FERNS, ठीक है। ये फर्न्स बिल्कुल झाड़ियों की तरह ये प्लांट के आसपास लग गई हैं, है ना। तो वो मॉस था, ये फर्न है। तो ये मॉसेस एंड फर्न्स भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू प्लांट्स में ग्रो करती हैं। तो ये जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखे वो सब सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और इसमें जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब आप देखो ना कि उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो क्या थे? स्टेम वगैरह थे। इसमें जो उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से हो रहा था, वेजिटेटिव पार्ट्स जो थे प्लांट के वो यंग वंस को ग्रो करा रहे थे, यंग वंस को डिलीवर करा रहे थे। यहाँ पे फ्लावर जो है वो नए प्लांट्स को जन्म देता है। तो फ्लावर कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, हमने यही तो देखा था ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें या तो एक मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या दोनों होगा। ये जो मेल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पिस्टिल। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है।
तो इसके आगे जितनी भी चीज़ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग परेशान होने लग जाते हो कि मैम लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम ये एक्टिविटी से शुरू करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे पोस्ट करें, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. तब तक के लिए stay tuned for more tutorials at Guru Mantra channel and all the best, keep preparing.